इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बनना एक लॉन्ग हिस्टोरिकल प्रोसेस है, यानी कि इसका एक अपना इतिहास है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद खुर्रम। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान का विकास। इसको दो पार्ट में बांटा गया है, एक 1773 से 1858 तक और दूसरा पार्ट है 1858 से 1947 तक। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि 1857 में रिवॉल्ट हुआ था, जिसे हम लोग भारतीय संविधान की पहली लड़ाई या कहते हैं, या पहली आज़ादी के लिए जंग, स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। ठीक है, आज हम लोग 1858 तक का पार्ट पढ़ेंगे। 1858 के बाद का पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहले शुरू करते हैं। आपको पता है ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी जो है हमारे यहाँ जब आई थी 1608 ईस्वी में। तो 1608 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उसका मेन मोटिव था खाली ट्रेड करना, व्यापार करना। लेकिन धीमे धीमे उन्होंने देखा कि यहाँ हम लोग अपने हिसाब से शासन कर सकते हैं, तो कंपनी ट्रेड भी करती रही, कॉमर्शियल काम भी करती रही और प्लस अपना पॉलिटिकल मतलब भी निकालती रही, और धीमे धीमे यहाँ की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गई और अपना शासन स्टार्ट कर दिया। तो जब उनका शासन स्टार्ट हुआ तो इसकी कंप्लेन वहां भी जाती थी ब्रिटिश क्राउन के पास। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि ये जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी है, एक प्राइवेट कंपनी है, इसको हमने कुछ ज्यादा छूट दे रखी है, तो इसको थोड़ा लगाम लगानी चाहिए। इस लगाम लगाने के लिए उन्होंने सबसे पहले 1773 में एक एक्ट पास किया, रेगुलेटिंग एक्ट। इस रेगुलेटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, अक्सर वन लाइन में क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिए जाते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। तो रेगुलेटिंग एक्ट जब पास हुआ तो उसमें ब्रिटिश संसद ने अपने वहां इंग्लैंड में पास किया और उसको यहाँ लागू करवाया। इसमें क्या किया गया कि जो एम्प्लॉयज थे, या कह लिए कंपनी के जो कर्मचारी थे, वो बहुत ज्यादा ही भ्रष्ट और कामचोर होते जा रहे थे। कहने मतलब ये है कि उनको जिस रूल्स रेगुलेशन के साथ यहाँ भेजा गया था कि आप यहाँ से व्यापार करेंगे या अगर पॉलिटिक्स भी करेंगे तो उसमें अपना पर्सनल इंटरेस्ट दिखाएंगे, लेकिन वो जो एम्प्लॉयज थे अपना पर्सनल ट्रेड करने लगे, या कह लिए करप्शन बहुत ज्यादा हो गया। तो उसको रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक एक्ट पास किया, रेगुलेटिंग एक्ट, उनके करप्शन को दूर करने के लिए, उनकी करप्शन पे कंट्रोल करने के लिए, कंपनी को कंट्रोल करने के लिए। उसमें उन्होंने और दो चीजें की। जैसे पहले मुंबई प्रेसिडेंसी अलग थी, मद्रास प्रेसिडेंसी अलग थी, सबका गवर्नर अलग हुआ करता था। उन्होंने कहा कि इतने अलग अलग गवर्नर को टैकल करना बहुत मुश्किल पड़ रहा है, कोई गवर्नर कोई ऑर्डर पास करता है, कोई गवर्नर कोई ऑर्डर पास करता है। तो उन्होंने मुंबई और क्या नाम है मद्रास के गवर्नर को बंबई के गवर्नर के अंडर में कर दिया, यानी सॉरी बंगाल के गवर्नर के अंडर में कर दिया। अब बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। कहाँ का? बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया। ठीक है, उसके अंडर में बंबई और क्या नाम है मद्रास की रेसिडेंसी आ गई। और एक बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ, छोटे मोटे एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट जो बना था 1774 में बना था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में हुई थी। सेकेंड एक्ट इसके बाद जब आया, पिट्स इंडिया एक्ट 1774 में, 1784 में। इसमें क्या हुआ कि ब्रिटिश संसद ने सोचा कि इनको कंट्रोल करने के लिए कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया जाए। तो उन्होंने नियंत्रण बोर्ड का गठन किया और ये कहा गया कि कंपनी के जो व्यापारिक काम है और जो राजनीतिक काम है उन लोगों को सेपरेट कर दिया जाए, यानी अलग अलग कर दिया जाए। पहले दोनों काम ये लोग साथ चलते थे, इतना हौच पौच हो जाता था कि मैनेजमेंट करना मुश्किल हो रहा था। तो इन्होंने क्या किया, कॉमर्शियल और पॉलिटिकल दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग कर दी और उनका रिस्पॉन्सिबल अलग अलग लोगों को बनाया गया। थर्ड एक्ट आया 1786 का अधिनियम। ये कोई बहुत खास इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, लेकिन फिर भी आया था तो पढ़ना पड़ेगा कि गवर्नर जनरल की विशेष परिस्थिति में, जैसे गवर्नर जनरल को एक काउंसिल दी गई थी कि इस काउंसिल की सहायता से आप सारे डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन गवर्नर जनरल को एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ये दिया गया, अगर काउंसिल का कोई डिसीजन गवर्नर जनरल को समझ में नहीं आता है तो उस पर हावी होकर गवर्नर जनरल अपना खुद का डिसीजन दे सकता है। यानी कि उसको एक वीटो पावर दी गई थी कि गवर्नर जनरल अपना खुद का डिसीजन फाइनल करेगा। ओके, देन आया चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट जो 1813 चार्टर एक्ट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, 1813 वाला और 1833 वाला। अभी 1813 देखते हैं। इसमें कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। क्या हो गया, जो इंग्लैंड में और कंपनीज थी
जैसे कि ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ये कंपनी आई थी, लेकिन इंग्लैंड में और भी कंपनीज थी जो इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहती थी, लेकिन यहाँ पे तो सारा वर्चस्व ईस्ट इंडिया कंपनी का था, सारी पावर ईस्ट इंडिया कंपनी की थी। तो वहां पे प्रेशर डाला गया क्राउन पे कि हम लोग को भी अवसर दिया जाए, हम लोग को अपॉर्चुनिटी दी जाए कि हम लोग भी एशिया में जाके, इंडिया में जाके अपना ट्रेड कर सकें। तो वहां से ऑर्डर इस एक्ट से ऑर्डर ये निकला कि अब इंडिया में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही अलाउ नहीं किया जाएगा, कोई भी कंपनी आके अपना ट्रेड, अपना कॉमर्शियल, अपना व्यापार कर सकती है, अपना कॉमर्शियल टास्क कर सकती है। लेकिन दो चीजें रिजर्व रखी गई, चीन के साथ व्यापार वो ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार दिया गया, और चाय के व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार दिया गया। इन दो चीजों छोड़कर बाकी जिस कंपनी को आना चाहे आए, यहाँ ट्रेड व्यापार करें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक है। चार्टर एक्ट 1833, ये जो चार्टर एक्ट था ये भी इंपॉर्टेंट इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसमें भी सभी वाणिज्यिक अधिकार, अब देखिए इसमें वाणिज्यिक अधिकार समाप्त किए। अब जो दो ये जो यहाँ चाय और चीन वाला हिसाब किताब था ये भी खत्म कर दिया, या इस पे भी तुम्हारी मोनोपोली नहीं है। अब तुम ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा गया, अब जो कंपनी चाहे वो यहाँ आके जैसा व्यापार करना चाहे कर सकती है। अब ये मोनोपोली भी इनकी समाप्त कर दी गई। और प्लस बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, अब उसको पूरे भारत का, कौन सा भारत, जो ब्रिटिश अधिकृत भारत था, यानी कि ब्रिटिश इंडिया कहते हैं, उस पूरे भारत का गवर्नर जनरल हो गया। अब उसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और इसके जो काउंसिल थी, इसमें एक सदस्य जोड़ा गया था, विधि सदस्य। विधि सदस्य यानी कि इसलिए जोड़ा गया था कि कानूनी सलाह देने के लिए, कि कुछ कानूनी दांव पे जैसे फंसते थे कि जिसमें गवर्नर जनरल को बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो उसकी काउंसिल में एक विधि सदस्य जोड़ा गया जिसको लॉ की बहुत अच्छी जानकारी होती थी। तो पहले विधि सदस्य थे मैकाले। ये क्वेश्चन कभी कभार एग्जाम पूछ लिया जाता है। मैकाले जो है, लॉर्ड मैकाले, वो इस पहले विधि सदस्य थे। देन चार्टर एक्ट 1853 आया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। ये इस सेंस से इंपॉर्टेंट है कि इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या थी 24 थी, तो घटाकर 18 कर दिया गया। और जो 6 सदस्य, 18 में जो 6 सदस्य थे और वो क्राउन द्वारा मनोनीत होते थे। अब देखिए आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि धीमे धीमे ईस्ट इंडिया कंपनी की काउंसिल में धीमे धीमे क्राउन का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का करप्शन कंट्रोल में नहीं आ रहा था। तो अब ये 6 सदस्य जो मनोनीत होते थे वो क्राउन के होते थे, यानी क्राउन मतलब ब्रिटिश था, यानी महारानी समझ लीजिए। ठीक है। आखिरी एक्ट आया था भारत सरकार अधिनियम 1858। ये 1857 की क्रांति के बाद आया था। 1857 क्रांति को जब ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाई, उसके हाथ से निकला जा रहा था भारत, तब क्राउन इसमें इन्वॉल्व हुआ और उसने क्या किया, कंपनी के प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया। अब सीधा कंपनी की जगह अब क्राउन प्रशासन करेगा। कंपनी का पूरी तरह डिसॉल्व कर दी गई और वहां से उसका सारा बोरिया बिस्तर बनकर के उठवा लिया गया। अब सारा काम ब्रिटिश क्राउन देख रही थी। भारत राज्य सचिव, अब कोई ऐसा इंसान भी होगा ना जो रिपोर्ट करेगा, तो उसमें क्या किया गया, वहां की संसद में एक भारत राज्य सचिव का पद बनाया गया, जिसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की शक्ति थी, यानी कि जो व्यापारिक और राजनीतिक अधिकार थे वो सब भारत सचिव के हाथ दे दिए गए। और भारत गवर्नर जनरल अब वायसराय बन गया। अब जैसे कहते नहीं है कि पहले बंगाल का गवर्नर जनरल बना, फिर भारत गवर्नर जनरल बना। अब ये क्या हुआ कि इस एक नई पोस्ट बना दी गई वायसराय की। अब ये भारत गवर्नर जनरल था वो वायसराय बन गया, और ये किसी कंपनी को, किसी परिषद को या किसी को रिपोर्ट नहीं करता था, ये सीधे क्राउन को रिपोर्ट करता था कि भारत में क्या हालात है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ठीक है। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, आई होप सो। और डीपली पढ़ने के लिए, क्योंकि देखिए यूपीएससी, यूपीपीसीएस एग्जाम के लिए थोड़ा आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। बाकी जो और एग्जाम्स होते हैं जैसे कि एसएससी के, सॉरी बैंक के, और ये जो सी टेट है, टेट है, या कह लिए जो आर्ट सेट भरते हैं, और जो लेखपाल वगैरह हैं, और वीडियो वैकेंसी आती है, इनके लिए वन लाइन एग्जाम के लिए ये बहुत बेस्ट है। इस तरह पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको पीसीएस के लिए थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और उसके लिए सबसे बेस्ट बुक आती है एम लक्ष्मीकांत की। आई होप आप सबको पता होगा। तो एम लक्ष्मीकांत से पढ़िएगा। जो समझ में ना आए वो हमसे कमेंट में या हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे व्हाट्सएप से पूछ लीजिएगा कि कुछ कहीं डाउट हो। एक रिवीजन के लिए हमने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। कि पहला क्वेश्चन है, किस अधिनियम में कंपनी का शासन समाप्त करके ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया? ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1853, भारत शासन अधिनियम 1858, चार्टर एक्ट 1833 और पिट्स इंडिया एक्ट 1784।
अब इसमें जो आंसर सही होगा तो वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन है डायरकी। डायरकी आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, शायद एक चीज मिस हो गई कि द्वैध शासन होता है, द्वैध शासन यानी कि डुअल सिस्टम। तो इसमें द्वैध शासन किस अधिनियम में लागू की गई थी, तो ये आप लोग खुद बताइएगा। अगर मुझसे मिस हो गया है तो आप लोग देखते हैं कितना पढ़ते हैं, आप लोग बताइएगा। 1909 के सुधार में, 1919 के, 1935 के, 1858 के। मार्ले मिंटो सुधार मैं आपको हिंट दे रहा हूं, है ना, उसमें आप देखिएगा, शायद आपको मिल जाएगा पक्का। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम बताएंगे आपको 1858 के बाद जो एक्ट हुए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, क्योंकि उसमें बहुत कुछ चेंजेस हुए। और उसमें एक 1935 का एक्ट आता है, जिसमें हमारा संविधान जो बना है वो लगभग लगभग 1935 के एक्ट से ही उठा लिया गया है। तो आई होप आप लोग पढ़ेंगे अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।